हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम एपी पढ़ रहे थे और एपी के 2 वीडियो हम पहले बना चुके हैं। ये अपना तीसरा वीडियो एपी का। इसमें हम एपी के कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमने एनवा पद और एन पदों के योग के फॉर्मूले और उन पर आधारित क्वेश्चन हमने पहले कर लिए। तो आज कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे और एपी को हम कंप्लीट करेंगे। हालांकि एपी के जो क्वेश्चन जीपी के और एचपी के साथ में मिलकर आते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम एपी का जो खुद का पार्ट है, जो इंडिविजुअल एपी में आता है केवल, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे आज एपी के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज। आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसके अलग अलग जो प्रॉपर्टी है उन पर आधारित क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है वो है योग या अंतर। देखिए, मान लीजिए आपको कोई एपी दी हुई है, कोई भी मैं एग्जांपल मान लेता हूं 3, 7, 11, 15, 19। मान लीजिए ये एपी है, ठीक है। ये आपको एक एपी दी हुई है। अगर आप इस एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सब में 2-2 जोड़ दिया, 3, 2, 5, 7, 2, 9, 11 और 2, 13, 15 और 2, 17, 19, 2, 21। क्या ये अभी भी एपी है क्या? जी बिल्कुल, ये अभी भी एपी है। आप देखिए सब में अभी भी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने का चल रहा है? 4 का चल रहा है। तो ये अभी भी एपी में है ना। अगर आप हर में से मान लीजिए आपने 1 माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 7 में से 1 माइनस किया 6, 11 में से किया 10, 14, 18। क्या अभी भी एपी में है? अभी भी एपी में। इसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि किसी भी एपी के सभी पदों में अगर समान संख्या जोड़ी जाए या समान संख्या घटाई जाए तो वो फिर भी क्या बनी हुई रहती है? एपी में ही बनी हुई रहती है। वो एपी या उसका एपी का जो गुणधर्म है वो चेंज नहीं होता है, वो संख्याएं सारी एपी में ही रहेंगी। इसी तरीके से मान लीजिए आपको 2 एपी दी हुई है, ठीक है। दोनों के अलग अलग कॉमन डिफरेंस है, दोनों के अलग अलग सार्व अंतर है। मान लीजिए एक दिया हुआ आपको 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और एक मान लीजिए आपको दिया हुआ है 3, मान लीजिए 3, 8, 13, 18 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, 2 अलग अलग एपी है, दोनों को ऐड कर दें तो यह आएगा 5, यह आएगा 12, यह आएगा 19, यह आएगा 26। क्या अभी भी ये एपी है क्या? देखो देखिए, 5, 7, 12, 12, 7, 19, 19, 7, 26 हुआ क्या कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? 2, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या था? 5। तो 5 और 2 भी जुड़ जाएंगे और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो जब भी आप 2 एपी को जोड़ेंगे, ठीक है, उनके अलग अलग कॉमन डिफरेंस हैं, तो जो जोड़ने पर जो संख्या आएंगी वो भी एपी में होंगे और उनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो उन दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का जोड़ होगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर आप इनको माइनस करते, मान लीजिए इस एपी में से ये माइनस करते तो 3 - 1 2, 8 - 4 4, 13 - 6 13 - 6 7, 18 - 8 10। क्या अभी भी ये एपी में है? जी बिल्कुल, ये एपी में है। और क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस हो गया 3 का, जो कि क्या है? 5 और 2 का डिफरेंस है। मतलब अगर 2 अलग अलग सार्व अंतर वाली एपी को जोड़ें तो कॉमन डिफरेंस जुड़ जाता है और एक नई एपी बन जाती है। अगर घटाएं तो कॉमन डिफरेंस भी माइनस हो जाता है और एक नई एपी बन जाती है, ठीक है। तो ये योग और अंतर की प्रॉपर्टी है किसी भी एपी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुणा या भाग, या कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई एपी दी हुई है, जैसे मान लीजिए आपको दिया 2, 5, 8, 11, ये कोई एपी दी हुई है। आपने इसकी सारी टर्म्स को किसी संख्या से गुणा किया। जैसे मान लो मैंने सारी टर्म्स को 3 से गुणा किया तो ये बना 6, ये बनेगा आपका 15,
ये बनेगा 24, ये बनेगा 33। ये अभी भी एपी में है क्या? देखो देखें, ये 9 9 9, ये अभी भी एपी में। क्या हुआ, जो कॉमन डिफरेंस था वो भी 3 से गुणा हो गया। 3 से कितना हो गया? 9 हो गया। मतलब अगर आप किसी भी टर्म्स को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी उतने से ही गुणा हो जाएगा और आने वाली जो संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी? एपी में होंगी। लेकिन हर टर्म को करना जरूरी है ना, अलग अलग नहीं कि एक को किसी से कर दिया दूसरे को, ऐसे नहीं, हर टर्म को समान संख्या से। ऐसे ही अगर आप डिवाइड करें, मान लीजिए आपको एक एपी दी है 12, मान लीजिए 36, 60, 84, ऐसे कोई एपी दी है, आपने इसमें मान लीजिए 4 का भाग लगाया तो ये 3, हर टर्म में 4 का भाग लगाया, 9, ये 15 और ये 21। देखिए ये भी एपी में है क्या? ये भी एपी में है। क्या हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस था 24 का, उसमें भी 4 का भाग लग गया और वो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? 6 का। तो गुणा भाग में क्या होता है, जब आप किसी समान संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो कॉमन डिफरेंस में भी उसी संख्या से गुणा या भाग लग जाता है और आने वाली संख्याएं भी एपी में ही बनी रहती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 एपी है आपके पास अलग अलग, एक है मान लीजिए 2, 5, 8, 11 ऐसे दिया हुआ है और एक है मान लीजिए 3, 5, 7, 9 ऐसे। अगर आप इनको गुणा कर दें, जैसे अभी पीछे हमने योग में किया था कि इनको जोड़ें या घटाएं, वैसे अगर गुणा भाग करें तो गुणा करेंगे तो 6, 25, 56, 99। क्या ये एपी में है? ये एपी में नहीं है। ऐसे ही भाग करेंगे तो 2/3, 5/5, 8/7, 11/9, वो भी एपी में नहीं आएगा। इसका मतलब 2 अलग अलग कॉमन डिफरेंस की एपी को गुणा और भाग नहीं किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है। कर सकते हैं लेकिन करेंगे तो फिर एपी नहीं आएगी, फिर कोई और ही आपकी सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, तो गुणा भाग की प्रॉपर्टी में समान संख्या वाला रूल तो अप्लाई होता है, लेकिन अलग अलग सार्वअंतर की 2 एपी को गुणा भाग नहीं कर सकते या उनको गुणा भाग करने पे एपी नहीं बनती है। ठीक, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी अपनी क्या है? मान लीजिए आपको एपी में 3 संख्याएं माननी है। ठीक है, तो एपी में आपको विषम संख्या में पद मानने हैं। आपको मान लीजिए 3 पद, 5 पद, 7 पद, ऐसे कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि हमें पद मानने पड़ते हैं कि 3 संख्याएं एपी में, तो हम मान लेते हैं कि ये 3 संख्याएं। तो आप उनको कैसे मानेंगे? आपको कैसे मानना है? आपको बीच वाली संख्या को, देखो अगर विषम संख्या में यानी ओड नंबर में पद मानने, जैसे 3 पद मानने आपको, तो 3 पद आप कैसे मानेंगे? बीच वाला पद m मान लीजिए, उससे पीछे का पद m-k मान लीजिए और उससे अगला पद m+k मान लीजिए। ठीक है, जब भी आपको 3 पद मानने हो एपी में तो आप ऐसे मानेंगे। अगर आपको 5 पद मानने हैं तो आप ऐसे मानेंगे, देखो m-2k, m-k, m+k और m+2k। ऐसे ही 7 मानने हो तो m-3k से m+3k तक मानेंगे। इनका जो सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर वो k है भाई। अब देख लो, कोई भी 2 पद ले लो, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? k है। और अगर आप प्रथम पद बोलेंगे कि इनका प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद आप यहां से लिखेंगे ना, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बीच का पद m है ना, ये प्रथम पद नहीं है। प्रथम पद इसके लिए तो क्या है? m-k और इसके लिए क्या? m-2k। तो प्रथम पद अलग अलग आएंगे, जिस तरह से आपको जितने पद मानने उस हिसाब से आएंगे। ऐसा क्यों माना? ऐसा मानने का कारण ये है कि इन सभी संख्याओं का जब मैं जोड़ करता हूं तो k कट जाएगा, केवल m बचेगा, तो एक वेरिएबल तुरंत हट जाएगा ना। ठीक है, एक तो मैं ऐसे मानता 3 टर्म a+d और a+2, तो इनका मैं जोड़ करूं तो ना तो a हट पाएगा ना d हट पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि m बचेगा, केवल k हट जाएगा आपका। यहां भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 2k से 2k माइनस होगा, k से k माइनस होगा, केवल m बचेगा। तो आप एक वेरिएबल तो डायरेक्ट ही निकाल पाएंगे ना, m का मान तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो हमेशा आपको जब भी विषम संख्या में पद मानने हो, 3 पद, 5 पद, 7 पद, तो सार्वअंतर k रखते हुए आपको पद मानना। बीच वाली संख्या m मानो, फिर उधर k माइनस करते जाओ, इधर k प्लस करते जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको पद मानना है।
अब मान लीजिए आपको सम संख्या में पद मानने हैं एपी में, तो सम संख्या में जैसे मान लो आपको 4 पद मानने हैं, 4 पद मानने हैं, तो आप कैसे मानेंगे? बीच वाले पदों को m माइनस के और m प्लस के मानेंगे, ठीक है। अब उधर वाले जो पद हैं वो m माइनस 3 के मानना है, और इधर वाला जो पद है वो m प्लस 3 के मानना है। इसका मतलब ये हुआ कि सार्वंतर जो लेना है, आप ध्यान से देखें तो 2 के लेना है। सार्वंतर इस बार k नहीं लेना है, 2 के लेना है, ताकि जब आप जोड़ें तो इनमें जो k है वो क्या हो जाए? कैंसिल आउट हो जाए। ऐसे ही मान लो आपको 6 पद मिले, कि 6 पद मानने हैं, तो मैं बीच वाले पदों को m माइनस के और m प्लस के मानूंगा, इधर मैं m माइनस 3 के मानूंगा, और फिर सीधा 2 के जाऊंगा, यानी m माइनस 5 के जाऊंगा, 4 नहीं लूंगा, 2 के से चलूंगा। इधर भी ऐसे ही करेंगे, m प्लस 3 के मानेंगे और m प्लस 5 के मानेंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है? सम संख्या में पद मानने, 8 हो तो फिर 7 के और आ जाएंगे दोनों तरफ, है ना। इस तरीके से आपको मानना, ध्यान रखना है पहले पद ये रहेंगे, है ना, कभी भी m पहला पद नहीं रहेगा। यही गलती होती है, क्योंकि जनरली ऐसे सिखाया जाता है कि 3 पद ऐसे माने, तो बच्चों को ये याद रहता है d तो सार्वंतर है, पहला पद जो वो a है, पहला पद a नहीं है भाई, a माइनस d है, ठीक है। तो ध्यान रखना है पहला पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो जब विषम हो तो सार्वंतर k होगा, और जब सम हो तो सार्वंतर 2k होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पद मानने होते हैं हमेशा, यह भी अभी अपने आगे काम आएगा, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, वो है समांतर माध्य, लेकिन समांतर माध्य मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और आधारात्मक माध्य का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से तीनों माध्य या कहाँ पे तीनों का यूज होता है, वो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसलिए समांतर माध्य को हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल हम समांतर श्रेणी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आपको दिया है ए बी सी 3 संख्याएं एपी में है, तो b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी भी एपी में होंगे। b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होंगे? एपी में होंगे। देखिए ऐसा है कि यदि ए बी सी एपी में है, ए बी सी क्या बना रहे हैं? एक एपी बना रहे हैं। तो मुझे पता है भाई इसका और इसका जो अंतर आएगा सार्वंतर, और इसका जो अंतर आएगा वो सेम आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि b में से a घटाऊं और चाहे c में से b घटाऊं, बराबर आएगा। इस b को इधर ले आए तो 2b बराबर क्या बचा? c प्लस ए। तो यहां से b बराबर क्या बना? c प्लस ए बट्टे 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एपी की, इसको आपको ध्यान रखना है। अब कोई भी 3 टर्म अगर एपी में है, कोई भी 3 टर्म, तो बीच वाली जो टर्म है वो ए और सी के जोड़ का आधा होती है, मतलब वो उनका एवरेज होती है या उनका माध्य होती है। माध्य में भी हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल आप ध्यान रख लीजिए कि बीच वाली टर्म जो है वो बाकी 2 के जोड़ के योग का आधा होती है, यानी उनके योग का आधा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी एपी में है। अब अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी कि तीनों में से अगर आप सेम संख्या घटा दो तो आने वाला रिजल्ट भी क्या होगा? एपी में ही होगा। तो मैं एक काम करता हूं, ए में से ए प्लस बी प्लस सी घटा लें, बी में से भी ए प्लस बी प्लस सी घटा दें, और सी में से भी ए प्लस बी प्लस सी घटा दें। क्या ये भी एपी में रहेगा? बिल्कुल, ये भी एपी में रहेगा। इसका मतलब ये होगा ए से ए कट जाएगा, तो माइनस का बी प्लस सी, माइनस का ए प्लस सी, और माइनस का ए प्लस बी। ये भी किस में है? एपी में, क्योंकि सेम संख्या घटाने पे एपी पे फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ना, क्योंकि डिवाइड करने पर भी एपी से फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इनको -1 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या ये अभी भी एपी में है क्या?
अगर -1 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी। इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, AP में। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी का यूज करते हुए पता कर सकते हैं कि ये तीनों AP में है तो ये भी तीनों क्या आएंगे, AP में आएंगे। ठीक है, जो हमने पहले तो हमने घटाने वाली प्रॉपर्टी लगाई हर टर्म में, फिर हमने भाग देने वाली प्रॉपर्टी लगाई, या गुणा भी कह सकते हैं कि -1 से सबको गुणा किया तो भी ये AP में बनी हुई रहेगी, तो ये AP में आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ABC AP में है, अगर ABC AP में है तो मैं ये लिखूंगा कि B बराबर क्या होना चाहिए, A प्लस सी बट्टे 2 होना चाहिए। ये एक रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर यही रिजल्ट यहां से भी मिल जाता है तो इसका मतलब अपना आंसर ठीक है। ठीक है, तो अगर ये AP में है, मान लीजिए B प्लस सी, C प्लस A, अगर ये AP में होंगी, ठीक है, तो बीच वाली जो टर्म है C प्लस A वो B प्लस सी और A प्लस बी के जोड़ का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको सरल करके देखें तो C प्लस A बराबर क्या आ रहा है, ठीक है, B प्लस सी, तो 2B प्लस सी प्लस A आ रहा है बट्टे 2। ठीक है, यही आ रहा है। इसको उधर ले जाइए आप, इसको उधर गुणा कर दीजिए, तो 2C प्लस 2A बराबर क्या बना, 2B प्लस सी प्लस A। यहां से C घट जाएगा, एक C बचा, एक A बचा, इधर 2B बचा। इसका मतलब यहां से भी क्या मिला, तो अगर वही रिजल्ट यहां भी मिल गया, इसका मतलब ये तीनों भी क्या है, AP में। तो आप इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा देखो, इसमें भी यही रिजल्ट ला के देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बीच वाली संख्या बराबर होनी चाहिए इसका और इसका जोड़, यानी B प्लस सी का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और A प्लस बी का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बट्टे 2। ये कुछ ऐसा आना चाहिए। इसको सरल करके अगर ये ले आएंगे तो इसका मतलब ये भी AP में है। ठीक है, तो अगर हम इसको सरल करें तो क्या बना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2C प्लस A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऐसे बनेगा। अब ये देखो, ये एक टर्म थी अपनी, ये दूसरी टर्म थी। क्या यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ये A मान ले पूरा, ये B मान ले, ये x ये y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इनका जोड़ और इनका अंतर, यानी B प्लस सी माइनस A और B प्लस सी प्लस A। ठीक है, ऐसे यहां पे भी लग रहा है, तो यहां पे क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी और A प्लस बी माइनस सी। ठीक है, इधर वाली जो टर्म थी इसके भी 2 फैक्टर कर देता हूं मैं, तो ये बनेगा 2 इंटू सी प्लस A प्लस बी और ये बनेगा C प्लस A माइनस बी। अब देखो A प्लस बी प्लस सी इधर भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो इधर से कॉमन आके उससे कट जाएगा, तो उधर बचा आपका 2C प्लस 2A माइनस 2B और इधर आपका बचेगा B प्लस सी माइनस A और ये बचेगा A प्लस बी माइनस सी। अगर आप इसको सरल करेंगे तो A कट जाएगा, C भी कट जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि B कितने बचे इधर, तो इधर बचे 2C प्लस 2A, इधर 2B थे उसको इधर ले आए, इधर 2B पहले से थे, 4B हो गया। ठीक है, यहां से 4 का भाग दे देंगे तो B बराबर आपको मिल जाएगा C प्लस A बट्टे 2, यानी जो रिजल्ट हमें ABC में मिल रहा है वो यहाँ भी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है ये भी किस में है, AP में है। तो आपको करना क्या है, ऐसे बोले कि ये 3 संख्या AP में, तो बताइए ये कौन सी सीरीज में, तो आप AP में ये है, तो अगर इनका रिजल्ट भी AP में आ जाता है, मतलब यही आ जाता है सोल्व करने पर, तो इसका मतलब ये भी AP में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व करके बता सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड रिजल्ट है, ये आप प्रूव कर लेना इसको। ठीक है, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बट्टे 2 आना चाहिए ना इनको सोल्व करने पर, तो ये दोनों आप प्रूव करके देख लेना। ठीक है, और वैसे डायरेक्ट याद रख लेना कि ये जो है AP में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 3 संख्याएं AP में है, तीनों का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 93 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। संख्याओं का योग 15 है और उनके योग वर्ग जो है, इनके स्क्वायर का जोड़ जो है वो 93 है। आपको सबसे बड़ी संख्या, हम तीनों ही निकाल सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो हमें संख्याएं माननी पड़ेंगी, ये कन्फर्म है, हमें 3 संख्याएं माननी पड़ेगी। और मानने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। आप 3 संख्याएं मान रहे हैं तो m माइनस के, m और m प्लस के, इस तरह से मानिए।
आपको तीनों का जोड़ दिया हुआ है कितना, m माइनस के, m और m प्लस के, तीनों का जोड़ दिया हुआ है 15। तो k तो कट जाएगा, 3m बराबर 15 आया, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। तो संख्याएं बदलकर 5 माइनस के, 5 और 5 प्लस के हो गए, ऐसे ही हुआ। m की जगह हमने 5 रख दिया, तो ये तीनों संख्याएं होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 माइनस के का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 प्लस के का स्क्वायर, इन तीनों का जो टोटल है वो 93 होना चाहिए। ठीक है, देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 होता है। अगर मैं बात करूं 5 माइनस के और 5 प्लस के, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब आप जोड़ते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, आप जोड़ के देख लेना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस तरीके से आता है। ठीक है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, ये बचेगा आपका। घटाते हैं तो 4ab आता है ना। ठीक है, तो ये आएगा अपना 93। इसमें से 25 घटाया हमने, 25 घटाया तो ये बचेगा आपका 68 ही बचेगा। ठीक है, 68 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 34, और 34 में से 25 घटाएंगे तो ये बचेगा 9, यानी k की वैल्यू कितनी है, 3। अब हमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो ऑब्वियसली तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या है m प्लस के। तो m कितना है, 5, और k कितना है, 3, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें वर्ग था, इसमें घन कर दिया, तो क्यूब के फॉर्मूले आपको आते होंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, क्यूब के फॉर्मूले बता नहीं रहा हूँ, आप देख लेना, आपको आते हैं तो, नहीं आते हैं तो एक बार बुक से या कहीं से देख के कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में निकाल कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 20 को 4 ऐसे भागों में बांटा गया कि वो चारों भाग एपी में पहले और चौथे भाग का गुणनफल दूसरे और चौथे भाग के गुणनफल से अनुपात जो वो 2:3 है, तो चौथा भाग बताना है क्या होगा। तो एक तो ये है कि हमें 4 भाग मानने हैं, तो हम m माइनस 3 के, m माइनस के, m प्लस के और m प्लस 3 के 4 मानने हैं, तो इस तरह से मानेंगे। ठीक है, अब हमें ये पता है कि भाई इनका जोड़ 20 होना चाहिए, क्योंकि ये 20 के 4 टुकड़े हैं, तो इनका जोड़ अगर हम 20 करेंगे तो m माइनस 3 के, m माइनस के, m प्लस के और m प्लस 3 के, इनका टोटल 20 होना चाहिए। k तो हट जाएंगे, तो 4m बराबर 20 हो गया, m की वैल्यू 5 आ गई। अगर m की वैल्यू 5 आ गई तो ये जो संख्याएं थी, ये 5 माइनस 3 के, 5 माइनस के, 5 प्लस के और 5 प्लस 3 के में इस तरह से ये बदल जाएंगे। ठीक है, m की जगह हमने 5 रख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके और इनके गुणनफल का अनुपात, यानी पहले और चौथे का गुणनफल और दूसरे और तीसरे के गुणनफल का अनुपात 2:3 है। अनुपात का मतलब बट्टा है ना, तो 5 माइनस 3 के और 5 प्लस 3 के, इनका गुणा बट्टे 5 माइनस के और 5 प्लस के, इनका गुणा, ये होना चाहिए 2/3। ठीक है, ये 2/3 होना चाहिए। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3k का हो गया 9k स्क्वायर। ऐसे ही नीचे करेंगे तो 5 का 25, k का k स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 गुणा 3 75 हो गया क्या, तो 75 माइनस 27 के स्क्वायर बराबर 2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर लाकर, तो 50 माइनस 2 के स्क्वायर, तो ये घटेगा इधर 25 और 27 इधर जाएगा तो 25 के स्क्वायर, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1।
और अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो चौथा भाग हमें पूछा है, मतलब ये हमें पूछा है, तो 5 + 3 × 1 मतलब क्या आ जाएगा 8। तो ये आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम 3 पदों का योग 30 है, पहले और दूसरे पदों के वर्गों का योग 116 है और पांचवा पद 14 का गुणज है, तो एपी का 7वां पद कितना होगा। देखिए 3 पद ही दिए हैं तो हम इजीली मान सकते हैं। मान लीजिए कि एपी के 3 पद जो है वो क्या है, m - k है, m है और m + k। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 3m आएगा और 3m की वैल्यू कितनी दी है, 3m की वैल्यू 30 दी है, मतलब m की वैल्यू कितनी है 10। अगर m की वैल्यू 10 है तो पद क्या हो गए, 10 - k हो गया, 10 हो गया और 10 + k हो गया। ठीक है, इस तरीके से 3 पद हो गए। क्वेश्चन कह रहा है पहले और दूसरे पद के स्क्वायर का जोड़, इसका और इसका स्क्वायर करें, यानी 10 - k का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करें तो 116 आना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, 116 - 16 ही बचा, तो 10 - k का स्क्वायर बराबर 16। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो 10 - k बराबर +-4 आएगा। ध्यान दें +-4 दोनों आएंगे है ना, तो +4 भी आएगा -4 भी। तो अगर हम k बराबर देखें तो k बराबर 10 + -4 आएगा, उसको उधर ले जाएंगे, माइनस प्लस होगा लेकिन वो एक ही बात है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो k की 2 वैल्यू आएंगे, अगर प्लस लेंगे तो 14 हो जाएगा और माइनस लेंगे तो 6 हो जाएगा। k की 2 वैल्यू, अब 2 वैल्यू है, उन 2 में से एक लेनी है हमें, और वो एक लेने के लिए ही अगली लाइन दी हुई है ना। अगली लाइन क्या दी है कि पांचवा पद 14 का गुणज है। अगर मैं T5 निकालूं, T5 होगा a + 4d। अब प्रथम पद क्या बनेगा, प्रथम पद देखो, अगर मैं a की वैल्यू ठीक है प्रथम पद रखूं तो 10 - k बनेगा a की जगह, 4 × d की वैल्यू है ना। देखिए d की वैल्यू हमें रखनी है, तो ये बना एक्चुअल में इस तरीके से पांचवा पद। अब मैं सॉरी d की वैल्यू d देखें तो d कितना आएगा यहाँ पे, k की वैल्यू यही है ना d, ठीक है। d जो है वो आएगा आपका k के बराबर, तो मैं d को भी k ही लिख देता हूँ क्योंकि सार्वअंतर k ही तो है ना इनका। तो ये हो गया आपका 10 - k + 4k, d को भी हमने k लिख दिया क्योंकि d बराबर k ही है। तो ये 10 + 3k बना। अब मैं k की वैल्यू ये रखूं, 14 रखूं या 6 रखूं, वो मुझे यहाँ से पता लगेगा क्योंकि मुझे दिया है पांचवा पद 14 का गुणज होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसमें 14 का भाग पूरा लगे। तो मैं अगर k की वैल्यू 14 रखता हूं तो 42 × 10 = 52, तो 52 में तो नहीं लगेगा, इसका मतलब k की वैल्यू 14 नहीं होगी। ठीक है, अगर 6 रखता हूं तो 6 × 3 = 18, 18 + 10 = 28। तो अगर मैं k की जगह 6 रख देता हूं तो ये आएगा आपका 28। ये k जो है ये एक्चुअल में क्या है आपका d ही है ना, सार्वअंतर इनका k ही तो है। ठीक है, हम k ही तो लेते हैं तो d का मान भी सही हो गया ना। अब आप इजीली बता सकते हैं कि आपको कौन सा पद पूछा है, 7वां। तो T7 क्या होगा, a + 7d, ये 14 का गुणज हो गया ना, इसका मतलब k की वैल्यू 6 लेनी है हमें। ठीक है, तो a तो कितना होगा, तो वही आपका 10 - k यानी 10 - 6, ये तो हो गया a। 7d, d की जगह 6 ही लेना है, तो 42 + 4 कितना हो जाएगा 46, तो a + 7d आएगा 46। ये इसका 7वां पद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के पहले 16 पदों का योग पहले 14 पदों के योग के बराबर है, तो एपी के पहले 30 पदों का योग कितना आएगा। देखिए प्रथम ही बोले हैं, अगले 14 नहीं है ना, पीछे जो क्वेश्चन किए थे पीछे वाले वीडियो में वैसे नहीं है ना, अगले 14 नहीं बोला है कि पहले 16 उसके अगले 14, ऐसे नहीं बोला है, पहले 16 और पहले 14 ही बोला है ना। इसका मतलब S16 बराबर दिया हुआ है S14 में, इसको मैं लिख सकता हूं n/2, 2a + n की जगह 16 कर लेते हैं ना, 2a + 15d, और इसको लिख सकते हैं 14/2, 2a + 13d, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 8 × 2 16a और 15 × 8 120d, ये बनेगा। इसको करेंगे 7 बनेगा, 7 × 2 14a, 13 × 7 91 हो जाएगा, तो 91d। अच्छा 14a को उधर ले जाएंगे, 28 2a बचा क्या,
और 120 में से 91 घटाएंगे तो 29 बचा, बराबर क्या आ जाएगा 0। ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है S30, तो 30 का मतलब 30/2, 2a प्लस 29 हो जाएगा ना, 30 माइनस 1। अच्छा इसकी वैल्यू क्या दी है 0, इसकी वैल्यू 0 निकाली अभी हमने, तो ये 15 हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ से 0 पुट कर देंगे, इसका मतलब S30 क्या आएगा 0 आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, ठीक है। और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्रथम P पद दिए हैं, प्रथम Q पद दिए हैं, उनका जोड़ बराबर है, और आपसे पूछे P प्लस Q पदों का जोड़ कितना होगा, तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। देखिए ऐसा है, प्रथम 16 पदों का योग प्रथम 14 पदों के योग के बराबर तभी होगा जब कुछ पद जो है वो नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस जोड़ को बराबर करने के लिए आगे वाले जो पद हैं, यानी 16 से आगे वाले जो 14 पद है उनको नेगेटिव होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हमें उलझने की जरूरत नहीं है, बस केवल मैं बता रहा हूँ आपको, उनको नेगेटिव होना पड़ता है ताकि वो जोड़ उनके बराबर बना रहे, 14 और 16 का जोड़ बराबर बना रहे। तो इस वजह से जितना इधर वाले 16 का जोड़ है उतना आगे वाले 14 का जोड़ हो जाता है, ठीक है। और फिर दोनों का जो जोड़ है वो यानी 30 पदों का जोड़ जो वो मिलाकर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमेशा 0 आएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। मैं लिख देता हूं कैसे याद रखना है। याद कैसे रखना है, आपको बोला जाए प्रथम P पदों का योग प्रथम Q पदों के योग के बराबर है। अगर इस तरह से हो तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि SP प्लस Q जो होगा वो ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे इस रिजल्ट को, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, देने की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने की कोशिश करता है एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो कैलकुलेशंस में और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होने चाहिए, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस देता है। आप इसको इस तरीके से डायरेक्ट याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको दो अलग अलग AP दी हुई है, अलग अलग कॉमन डिफरेंस है और अलग अलग इनकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, पदों की संख्या भी अलग अलग है। आपको ये बताना है कि ऐसी कितनी टर्म्स है जो दोनों में कॉमन है। जैसे 21 दोनों में आ रहा है, अगली टर्म कौन सी होगी जो दोनों में आएगी, उससे अगली कौन सी होगी जो दोनों में आएगी, मतलब हमें कॉमन टर्म बतानी है कि इनकी कॉमन टर्म्स क्या होंगी। तो देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मुझे ये देखना होता है कि भाई यहाँ पे कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है 4 का, यहाँ पे कितने का चल रहा है 5। तो अगर मैं 4 और 5 का एलसीएम ले लूं, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। मतलब जैसे ही कॉमन डिफरेंस 20 होगा, देखो 4 4 4 4 ऐसे होगा, 5 बार जुड़ेगा और 5 5 ऐसे 4 बार, जैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 होगा, फिर अगली टर्म यहाँ जो आएगी और अगली टर्म यहाँ आएगी, यानी 20 जोड़ने के बाद, जैसे 21 आया ना अभी 21, तो अगली टर्म जो आएगी वो इसमें 20 जोड़ने के बाद में, यानी अगली जो कॉमन टर्म आएगी वो क्या आएगी 41 आएगी। 41 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो आपको करना क्या है, जो दोनों के कॉमन डिफरेंस हैं या जो दोनों के सार्व अंतर है उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके एक नई सीरीज बना लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें ढूंढनी है, तो फर्स्ट टर्म दोनों की कॉमन क्या थी 21। अब जो सीरीज बनेगी या जो आपकी एपी बनेगी अगली, उसमें कॉमन डिफरेंस 20 रहेगा, मतलब अगली कॉमन टर्म क्या आएगी 41 आएगी, उससे अगली क्या आएगी तो फिर से 20 जोड़ दो, मतलब अगली 61 आएगी। इस तरह से ये चलेगी। आपको जाना है 417 यहाँ पे एंड हो रहा है, 466 यहाँ पे होना है, आपको 417 के जस्ट पीछे रोकना है। बात समझ में आ रही, क्योंकि 417 से आगे जो टर्म होगी वो इसमें तो होंगी लेकिन इसमें नहीं होंगी। इसका मतलब हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 417 तक जा सकते हैं, उससे आगे कॉमन कैसे आएगा, क्योंकि फिर उसकी तो टर्म्स ही खत्म हो गई। तो 417 जो छोटी संख्या होगी उससे पहले पहले हमें देखना है, मतलब हमें ये देखना है कि 417 से पीछे तक इन दोनों सीरीज में कुल कितनी टर्म जो है वो कॉमन है। तो ये अपने पास एक सीरीज बन रही है, ठीक है, ये एक सीरीज बन रही है। मान लीजिए कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है tn है, ठीक है, तो n का जितना मान होगा उतनी तो टर्म्स कॉमन होंगी ना, उतनी टर्म्स होंगी और उतनी दोनों में कॉमन होंगी। तो इसके लिए आपको n का मान निकालना है, इस सीरीज के लिए n का मान कितना होगा, है ना। तो इसके लिए a कितना हो गया
तो ए हो गया आपका 21, ठीक है। यहाँ पे डी कितना हो गया, तो डी हो गया 20 और एन हमें निकालना है। अब दिक्कत ये है कि हमें टी एन भी नहीं पता है कि टी एन कितना होगा, है ना। टी एन भी नहीं पता है और एन भी नहीं पता है, हमें दोनों ही निकालने हैं कि टी एन कितना है और एन कितना है। तो एक कंडीशन तो ये है कि टी एन जो होगा वो किससे छोटा होगा, 417 से छोटा रहेगा। तो पहले मैं यही लगाता हूँ कंडीशन कि 417 से छोटा होना चाहिए टी एन का मान। अगर टी एन लेस देन इक्वल टू 417 करें, लेस देन इक्वल टू 417 रखें, तो टी एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लेस देन इक्वल टू 417 हो गया। ए कितना है 21, एन कितना है, एन नहीं है पता हमें, डी कितना है 20, ये लेस देन इक्वल टू 417 होना चाहिए, ठीक है। 21 को इधर ले जाके घटाएंगे तो ये 396 हो गया, 396 बट्टे 20, एन माइनस 1 हो गया 396 बट्टे 20, यही हुआ, ठीक है। तो n माइनस 1, तो n लेस देन इक्वल टू प्लस 1 कर देंगे इधर लाके, तो 416 बट्टे 20 होगा। और 416 में 20 का भाग पूरा लगेगा, उतना लेना है मैं n का मान, है ना। पूरा देखो 20 गुणा 2 40, बचेगा 1, 20 गुणा 2 40, 1 बचेगा, 16 में लगेगा नहीं तो 0। इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 20 या 20 से कम है। मतलब ये जो सीरीज बन रही है इसमें पदों की संख्या अधिकतम कितनी है, 20, या तो 20 है या 20 से कम है। इसका मतलब n की वैल्यू यानी जो कॉमन टर्म्स हैं, दोनों में जो कॉमन टर्म्स हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स वो कितनी है, 20। दोनों सीरीज में 20 कॉमन टर्म्स आएंगे, ठीक है। बहुत आसान है, पहली कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए, ठीक है, सार्वंतर बना लीजिए एलसीएम लेकर, फिर आपको टीएन जो है वो दोनों में से जो छोटा पद है उससे छोटा रखना है, उससे छोटा रखते हुए आपको चलना है। चलिए ये एक और सीरीज दी है, इसमें मुझे जो कॉमन टर्म दिख रही है वो क्या है, 7 है। तो इसका मतलब सीरीज की पहली टर्म 7 आएगी। अब हम सार्वंतर की बात करें तो यहाँ कितना है +3, यहाँ कितना है +4, तो 3 और 4 का एलसीएम, इसका मतलब कितना सार्वंतर रहेगा 12, तो 12 और 7 19। अगली कॉमन टर्म क्या आएगी 19, उससे अगली क्या आएगी 19 12, तो उससे अगली आएगी 31। इस तरीके से चलेगी और लास्ट में एक n नंबर की टर्म आएगी, वो फाइनल टर्म होगी जो दोनों में कॉमन होगी। अब देखो ये जो टर्म आएगी ये इन दोनों में जो छोटी होगी उससे छोटी आएगी, लेकिन ये तो पद की संख्या है, ये पद नहीं है। 63 पद हैं इसमें टोटल, इसका मतलब 63 लास्ट पद नहीं है, इसका 63वां पद हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर इसका 63वां पद निकालें हम, इसके लिए टी 63 निकालें तो a प्लस 62d करना पड़ेगा इस श्रेणी के लिए, है ना। यहाँ पे लास्ट पद क्या आएगा वो हमें देखना ही पड़ेगा, कितना आएगा, तो एक तो इसका प्रथम पद हो गया 62 गुणा 3, तो 62 गुणा 3 186 हो गया, 186 प्लस 187। तो पहले ये देख लो कि यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ 187 आएगी, लास्ट टर्म 187 आएगी 63वां पद। यहाँ 47वां पद क्या आएगा, तो इसके लिए 47 निकालें, तो पहला पद 3 और 46 डी कितना है 3, फिर 4, तो 46 गुणा 4 160, 184 3 187, ठीक है, 4 160 187 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तो दोनों के लिए सेम है 187 है, तो हमें 187वीं टर्म लास्ट टर्म जो है इसकी, ये टीएन जो है ये हमें 187 से बराबर या उसके छोटा चाहिए। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 187, ये बनेगा। a कितना है इस सीरीज के लिए 7, तो 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है, तो डी है आपका 12 लेस देन इक्वल टू 187। 7 घटाएंगे 180, 180 में 12 का भाग लगाया 15, तो 15 n लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। इसका मतलब कॉमन टर्म्स कितनी होंगी 16। इस सीरीज में 16 कॉमन टर्म्स होगी, 16वीं टर्म 187 ही होगी जो दोनों में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A1 A2 A3 किसी एपी के पद हैं और कुछ पद दिए हैं, जैसे पहला 5वां 10वां 15 20 24वां, है ना, इनका जोड़ 225 है, तो 1 से लेके 24 तक
सबका जोड़ कितना है। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें पहला पद, 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, 20वां पद और 24वां पद, इतने पदों का जोड़ हमें क्या दिया है, 225। अब आपको पता है भाई a प्लस डी होता है पहला पद, पहला पद तो a ही होता है ना, a1 तो a ही होगा, ये a प्लस 4d होगा, ये a प्लस 9d होगा, ये a प्लस 14d होगा अगला पद, फिर 20वां क्या होगा, a प्लस 19d होगा, और ये a प्लस 23d होगा, बराबर 225। तो a तो कितने हो गए, a हो गए आपके 6, तो 6a हो गया, प्लस अगर d की बात करें तो 9 4 13, 13 और 14 27, 27 19 46, 46 और 23 हो गए 69, 46 और 23 69, तो 69, डी बराबर 0। ये एक रिजल्ट मिला, सॉरी बराबर 225, ये एक रिजल्ट मिल रहा है हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है 1 से लेकर 24 तक का जोड़। तो इसका मतलब हमें S24 ही निकालना है, भाई 1 से 24 तक सारे हो गए ना, तो S24 निकालना है। मतलब हमें 24/2 2a प्लस 24 से तो 23d हो गया ना, 23d, मतलब हमें निकालना है S24 12 इंटू 2a प्लस 23d। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर मैं इसमें से थोड़ा और आगे सरल कर लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, फिर 3 कॉमन ले लूँ, तो ये 2a प्लस 23d बन रहेगा, और 3 का भाग इधर दे दें तो 2a प्लस 23d बराबर क्या बन रहा है, 75। ये 75 आ रहा है, ये 75 यहां पुट कर दीजिए, तो 12 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 900। तो 900 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका यूज यहां करना है, हमें जो निकालना है उसमें इसका यूज करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम p पदों का योगफल q है और प्रथम q पदों का योगफल p है, तो प्रथम p प्लस q पदों का योग याद करें। देखिए जब हमने nवें पद का वीडियो बनाया था, पहला वीडियो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये कहा था कि भाई अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो हम p और q की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 1 2 ऐसे ना कुछ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि p पदों का योग q कर देंगे आप, तो अगले q का p नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसका डायरेक्ट आंसर तो होता है माइनस p प्लस q। ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि p पदों का योग q है और q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग क्या होगा, तो आंसर होगा माइनस p प्लस q। ठीक है, और बाकी आप इसको पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। पूरा कैसे करेंगे, देखो हमें दिया है p पदों का योग q के बराबर है, इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है कि p/2 पदों की संख्या p हो गई ना, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, q, यही दिया हुआ है। ठीक है, यहां से मैं इसको इधर ले आता हूँ, p/2 को इधर ले आता हूँ, तो 2 गुणा हो जाएगा, p भाग में चला जाएगा, तो 2a प्लस p माइनस 1d बराबर क्या मिलेगा, 2q अपॉन p। ये एक इक्वेशन बनेगी। ऐसे ही मुझे दिया हुआ है कि एस क्यू बराबर क्या है, एस क्यू की वैल्यू p के बराबर है, तो यहां से मैं लिखूंगा तो q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी होगा, वो p के बराबर आ जाएगा। तो q/2 को इधर ले आए, तो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 2p अपॉन q। ये क्वेश्चन 2 होगा। इन दोनों को सोल्व करके हम d की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की निकाल सकते हैं। पहले d निकालते हैं, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2a से 2a कट जाएगा, p माइनस 1 में से q माइनस 1 घटेगा, तो माइनस 1 तो कट जाएगा, p माइनस q बचेगा, तो p माइनस q इंटू डी बराबर बचेगा, इसमें से ये घटाएंगे 2q माइनस 2p,
ठीक है, तो ये बनेगा आपका 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, ये बनेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो d बराबर क्या मिलेगा, d बराबर मिलेगा, देखो इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा q इधर गुणा होगा, 2 तो कॉमन ले लेता हूं तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बनेगा ये, है ना, बट्टे पी क्यू। और ये इधर वाला p माइनस क्यू इसके बट्टे में लिख देते हैं। अब p देखो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको q माइनस p भी लिख सकते हैं और q प्लस p, दो भागों में लिख सकते हैं। यहां से क्या है, मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूं इसके अंदर से ताकि ये भी q माइनस p बन जाए, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका माइनस 2p प्लस क्यू बट्टे पी क्यू। ये d की वैल्यू आएगी। अब ये d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में यहां पे रख दो, इसमें रख दो, से इसमें रख दो, रख के और a की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो हमें d मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और फिर एस पी प्लस क्यू निकालेंगे और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो माइनस पी प्लस क्यू आएगा। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आप एग्जाम में पूरा करने जाएंगे, है ना। बाकी आप इसको आगे सोल्व करके देखेंगे। डी निकाल दिया मैंने, आप ए निकालेंगे इससे और फिर एस पी प्लस क्यू निकालेंगे। नहीं होता है तो आप लिख के बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक, आपको फेसबुक के पेज, फेसबुक के ग्रुप, सबके लिंक आपको दिए हुए होते हैं। आप डिस्क्रिप्शन खोलना सीखे थोड़ा, इसके अंदर सब लिखे हुए हैं लिंक, है ना, तो आप वहां पे जाके पोस्ट कर दीजिए तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरा सोल्व करके पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिलहाल आप इसको इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या है, इनकी जगह पी और क्यू की जगह संख्या दे देगा, संख्या दे देगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट हम पी क्यू की वैल्यू रख के निकाल देंगे आंसर, है ना। तो आप इसको सीधा याद रख लें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम पी, प्रथम क्यू और प्रथम आर पदों के योग ए बी और सी हैं, तो आपको इस टर्म की वैल्यू बतानी है, इनमें से किसके बराबर आएगी। देखो ये योग दिए हुए हैं, प्रथम पी पदों का योग, प्रथम क्यू पदों का योग, प्रथम आर पदों का योग। पी पदों का योग ए के बराबर है, क्यू पदों का योग बी है और आर पदों का योग सी है। ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन से करें या वैल्यू पुट करके करें, ज्यादा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आप एक एपी मान ले, बहुत आसान सी एपी मान ले कि मान लीजिए 2, 4 और 6, ये एक एपी है आपके पास। 2, 4 कुछ भी मान ले, 1, 2, 3 मान ले, तो ये पहला पद हो गया क्या। ठीक है, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। मान लेता हूं कि p की वैल्यू 1 है। अगर p की वैल्यू 1 है तो s1 कितना आएगा, s1 हो गया ना, p की वैल्यू अगर 1 मान ले तो s1 आएगा 2, एक पद का जोड़ तो 2, और यही किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो p बराबर 1 हो गया, a बराबर 2 हो गया। अगर मैं q बराबर 2 मान लेता हूं, दूसरी वैल्यू q की, तो अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो s2 बना। अब s2 कितना बन रहा है, 4 और 2 6, ये किसकी वैल्यू है, b की, ये b की वैल्यू है। sq जो है वो b तो है ना, तो ये b हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं r बराबर 3 मान लेता हूं तो s3 बना, r की वैल्यू 3 रखते, वो c की वैल्यू होगी। 3 का मतलब 3 पदों का योग, कितना हो गया, 12, तो ये क्या हो गया आपका c हो गया। तो p q की जगह 1, 2, 3 रखें और इसकी जगह ए बी सी की जगह 2, 6 और 12 रखें इसके अंदर। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूं, a की जगह मैंने रखा 2, a की जगह 2 रखा, p की जगह मैंने 1 रखा, और q माइनस आर करेंगे तो 2 माइनस 3 यानी -1 आएगा, प्लस b की जगह 6 रखा और q की जगह 2 रखा, तो 6/2, और r माइनस पी करेंगे तो r माइनस पी 3 माइनस 1 2 आए, प्लस फिर c/r, c कितना है 12, r कितना है 3, तो 12/3, और फिर p माइनस क्यू करेंगे, एक मिनट, p माइनस क्यू, वहां q माइनस r था ना, ठीक है, p माइनस क्यू क्या आएगा, -2। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो ये तो हो गया -2, ये 2 कट जाएगा, प्लस का 6,
और ये माइनस का 4, तो 4 और 2 6, 6 माइनस 6, आंसर क्या आ गया 0। ये आपका आंसर 0 होगा। बाकी किसी ऑप्शन में पी क्यू आर एबीसी रख के देखो 0 नहीं बन रहा है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 0 खुद जिसमें 0 बन रहा है, तो ये आपका आंसर है। अगर 0 नहीं होता, मान लो कोई और ऑप्शन होता, तो फिर हम ऑप्शन में पी क्यू आर एबीसी रख के देखते, ठीक है, जो यहाँ आंसर बना वही वहां बन जाता, तो अपना आंसर क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप जा सकते हैं वैल्यू पुट करके, थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपना एपी का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप करेंगे। एपी का पीवा पद क्यू के बराबर दिया है, क्यूवा पद पी बराबर पी दिया हुआ है, एमवा पद आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आप करके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, आप ऑप्शन की हेल्प से करते हैं या पूरा करके सोल्व करते हैं, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक पर्टिकुलर जो एपी के क्वेश्चन थे, जो केवल एपी पर ही बेस्ड थे, वो हमने सारे कंप्लीट किए हैं। तो एपी का अपना पार्ट यहाँ पे कंप्लीट है। हाँ, हमने अभी समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन नहीं पढ़ा है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में अलग से पढ़ाऊंगा। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए एपी में इतना काफ़ी है। इसके क्वेश्चंस जीपी के साथ में जो मिक्स होके बनते हैं, वो जीपी करने के बाद में पढ़ेंगे हम, है ना। एजीपी बनती है, यानी अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो फिर हम आगे करेंगे दोनों को मिक्स करके। तो पहले हम अगले वीडियो में जीपी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसका और जीपी का कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जीपी के कॉन्सेप्ट के साथ में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।